हम जा रहे हैं 26 साल पीछे। 29 अक्टूबर 1999। ओडिशा के इतिहास में इस तारीख को ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो उस दिन के अंधेरे और तबाही को आज भी जिंदा रखे हुए है। ये वो दिन था जब प्रकृति का शायद सबसे भयानक रूप ओडिशा के तट से टकराया था। आज हम 1999 के उसी सुपर साइक्लोन की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल हैं वो दो अलग अलग नजरिए पेश करता है। एक तरफ कुछ लेख हैं जो 25 साल बाद उस आपदा के असर को देखते हैं कि सिस्टम कैसे बदला और लोग आज कहां हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, एक 19 साल के लड़के की जो उस कयामत के बीच एक हीरो बन के उभरा। और हमारा मकसद सिर्फ उन भयानक आंकड़ों को दोहराना नहीं है ना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो इंसान के अंदर से क्या निकलता है, वो कौन सी ताकत है जो खंडहरों पर नई उम्मीदें उगाती है। बिल्कुल, हम बड़े पैमाने पर हुए बदलावों और कुछ बहुत ही निजी, दिल को छू लेने वाली कहानियों दोनों को जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस मंजर से जब ये कहा जाता है कि ये उत्तर हिंद महासागर का सबसे तीव्र चक्रवात था। तो इसका असल में मतलब क्या है? तबाही का पैमाना क्या था? इसका मतलब समझना भी मुश्किल है। सोर्स बताते हैं कि हवा की रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। 260? हाँ, अब जरा सोचिए, 120-130 की रफ्तार पर तो गाड़ियां उड़ जाती हैं, यहाँ बात 260 की हो रही है। ये हवा नहीं थी, ये एक दीवार थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा रही थी। घर, पेड़, बिजली के खंभे, सब कुछ। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो सिर्फ हवा नहीं थी, वो था स्टॉर्म सर्ज। सोर्स में लिखा है कि समुद्र की लहरें 7 मीटर यानी लगभग 23 फीट ऊंची उठी। 7 मीटर? ये तो किसी 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। मतलब ये कि समंदर अपनी सरहद तोड़कर जमीन पर कब्जा करने आ गया था। बिल्कुल, वो पानी की एक विशालकाय दीवार थी जो दसियों किलोमीटर अंदर तक गांवों में घुस गई। और इस पूरी तबाही का जो एपिसेंटर था वो था जगत सिंहपुर जिले का इरसामा ब्लॉक। आंकड़े तो वैसे भी पूरी कहानी नहीं बताते, लेकिन जो है वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सरकारी तौर पर कहा गया कि 9,885 लोग मारे गए, पर सच तो ये है कि असल संख्या शायद कभी पता ही नहीं चलेगी। और उन 9,885 में से 8,119 मौतें वो अकेले जगत सिंहपुर में हुई। मतलब एक जिला लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। हाँ, और 12 जिलों में करीब 15 लाख घर या तो पूरी तरह बह गए या रहने लायक नहीं बचे। ये नंबर इतने बड़े हैं कि दिमाग इनको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। सही बात है। इसीलिए इन आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देना जरूरी है। जैसे दाहीभार गांव की राधा रानी मंडल की कहानी। उनके 35 लोगों का भरा पूरा परिवार था। उस एक रात के बाद सिर्फ 8 लोग बचे। उन्होंने अपने पति समेत परिवार के 27 लोगों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। वो तो खुद उस वक्त अपने मायके में थी, इसलिए वो और उनका बेटा बच गए। सोर्स में उनका एक बयान है जो दिल दहला देता है। वो कहती हैं कि जब वो 5 दिन बाद अपने गांव लौटी तो वहां कुछ भी नहीं था, बस एक नारियल और एक ताड़ का पेड़ खड़ा था। पूरा का पूरा गांव समुंदर निगल चुका था। और दाहीबार गांव की जो लोकेशन थी ना, वही उसके लिए अभिशाप बन गई। वो 3 तरफ से जटाधारी नदी से घिरा हुआ था। अच्छा। तो जब तूफान आया और नदी में उफान आया, गांव के लोगों के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। 90% आबादी यानी 587 लोग बह गए। सिर्फ वो लोग बचे जो गांव के बीचों बीच बने एक पक्के मकान की छत पर चढ़ पाए थे, बस मुट्ठी भर लोग। एक और चश्मदीद है, श्रीमंत दास। उनका कहना है, मैंने अपनी आंखों से लोगों और मवेशियों को पानी में बहते देखा। किलोमीटरों तक खेतों और पेड़ों में सिर्फ लाशें अटकी हुई थीं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, हम 2 दिन तक एक छत पर बिना कुछ खाए पिए भीगते और कांपते रहे। ये उनके शब्द हैं। कि जो इरसामा में ही अपने दोस्त के घर फंसा हुआ था। हाँ, वो अपने गांव से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो 18 किलोमीटर उस वक्त मतलब हजारों किलोमीटर जैसे हो गए थे। 36 घंटे तक लगातार कहर बरसता रहा। वो और उसके दोस्त का परिवार अपने घर की छत पर फंसे रहे। उनका घर पक्का था इसलिए बच गया, लेकिन पानी घर में गर्दन तक भर चुका था। वो हिल भी नहीं सकते थे। 2 दिनों तक वो छत पर ही रहे। और जानते हैं वो जिंदा कैसे बचे? कैसे? किस्मत से 2 नारियल के पेड़ टूटकर उनकी छत पर आ गिरे थे।
अगले 2 दिन तक उन्होंने उन्हीं पेड़ों के मुलायम नारियल खाकर गुजारा किया। क्या कमाल की किस्मत है। और फिर जब बारिश थमी, सुबह हुई, तो प्रशांत ने जो देखा होगा। सोर्स के मुताबिक वो मंजर उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ गंदले पानी की एक भूरी चादर थी, कुछ टूटे फूटे सीमेंट के ढांचों के। यहां से कहानी का रुख बदलता है, तबाही से प्रतिक्रिया की तरफ। 2 दिन बाद जब पानी थोड़ा कम हुआ तो प्रशांत के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। हाँ, उसे ये भी नहीं पता था कि उसका परिवार जिंदा है भी या नहीं। उसके दोस्त के परिवार ने उसे बहुत रोका। जाहिर है बाहर निकलना अभी भी जानलेवा था, लेकिन वो नहीं माना। उसने एक मजबूत सी छड़ी उठाई और अपनी 18 किलोमीटर की यात्रा पर अकेला निकल पड़ा। और ये कोई आम सफर नहीं था। उसे हर कदम छड़ी से पानी की गहराई नाप कर रखना पड़ रहा था ताकि वो सड़क से भटके नहीं। सही। कई जगहों पर पानी कमर से ऊपर था, उसे तैरकर पार करना पड़ा। और सबसे खौफनाक बात, उसे रास्ते में लाशों को हटाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। सोचे उस 19 साल के लड़के की दिमागी हालत क्या होगी। वो जिस भी गांव से गुजरता उसे एक भी घर सलामत नहीं दिखता। सोर्स बताता है कि वो जोर जोर से रोने लगा। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। किसी तरह गिरते पड़ते वो अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। जहां उसका घर था वहां अब सिर्फ छत के कुछ टुकड़े और थोड़ा बहुत सामान था। वो पूरी तरह टूट चुका था। हाँ, फिर भी एक आखिरी उम्मीद लेकर वो रेड क्रॉस के शेल्टर की तरफ भागा। और वहां जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस हजारों की भीड़ में उसे सबसे पहले अपनी नानी दिखाई दी, भूख से कमजोर लेकिन जिंदा। ओह। और फिर एक एक करके उसे अपना पूरा परिवार मिल गया। उसके भाई, बहन, चाचा, चाची, वो सब भी उसे मरा हुआ मान चुके थे। क्या पल रहा होगा वो एक दूसरे से लिपट कर बस रोते रहे। ये एक बहुत भावुक पल रहा होगा। लेकिन प्रशांत की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। उस शेल्टर में करीब 2500 लोग थे और वहां मौत जैसा सन्नाटा फंस रहा था। लोग इतने सदमे में थे कि कोई बात भी नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। खाने के नाम पर सिर्फ हरे नारियल थे जो इतने लोगों के लिए काफी नहीं थे। और यहाँ उस 19 साल के लड़के ने एक फैसला किया। उसने महसूस किया कि अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो ये लोग सदमे और भूख से ही मर जाएंगे। उसने तय किया कि वो लीडर बनेगा। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। 19 साल की उम्र में इतनी समझ और इतनी हिम्मत। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले गांव के नौजवानों और कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा करके ग्रुप बनाया। अच्छा। वो सब मिलकर एक व्यापारी के पास पहुंचे और उस पर दबाव डाला कि वो अपने गोदाम से चावल दे। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर उसे झुकना पड़ा होगा। हाँ, चावल थोड़ा सड़ा हुआ था, लेकिन वो उस वक्त अमृत जैसा था। और फिर खाना पकाने का इंतजाम। हाँ, लड़कियों ने गिरे हुए पेड़ों की टहनियां इकट्ठी की और आग जलाई। 4 दिन बाद पहली बार शेल्टर में मौजूद लोगों के पेट में गरम अनाज गया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने लोगों का मनोबल बढ़ा दिया। ये तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल। इसके बाद उसने वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई जिसका काम था शेल्टर और उसके आसपास की सफाई करना। मतलब वो गंदगी। सोचिए, वहां मलमूत्र, उल्टी, लाशें, सब कुछ था। उस टीम ने सब साफ किया, घायलों के जख्मों पर मरहम पट्टी की। इस एक कदम ने वहां के माहौल को थोड़ा रहने लायक बनाया। लेकिन जो उसने इसके बाद किया वो तो कमाली था। 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया। उसने खाने के कुछ पैकेट गिराए और चला गया। और उसके बाद कोई नहीं आया। लोग फिर से निराश होने लगे। तब प्रशांत के दिमाग में एक आइडिया आया जो उसकी सूझबूझ का सबसे बड़ा सबूत है। उसने शेल्टर के सारे बच्चों को जमा किया और उन्हें समुद्र किनारे बची हुई रेत पर लिटा दिया। फिर उसने बच्चों के पेट पर खाली बर्तन रखवा दिए। काम कर गई। हेलीकॉप्टर के पायलट ने ये अनोखा नजारा देखा और संदेश ऊपर तक पहुंचाया। उसके बाद हेलीकॉप्टर नियमित रूप से खाना और दूसरी जरूरी चीजें गिराने लगे। ये इंसान सिर्फ जिंदा रहने की नहीं सोच रहा था, ये पूरे समुदाय को जिंदा रखने की सोच रहा था। हाँ, और उसका काम यही नहीं रुका। जब लोगों के पेट भरने लगे तो प्रशांत ने उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम शुरू किया। उसने देखा कि जो महिलाएं विधवा हो गई थीं और जो बच्चे अनाथ हो गए थे, वो गहरे सदमे में डूबते जा रहे थे। उस समय सरकार का प्लान क्या था? जाहिर है वो इन लोगों के लिए कुछ तो सोच रही होगी। सरकार की योजना थी कि अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय और विधवाओं के लिए अलग आश्रम बना दिए जाएं। सुनने में ये एक अच्छा समाधान लगता है। लेकिन प्रशांत और उसके ग्रुप ने इसका जोरदार विरोध किया। क्यों?
उन्हें इसमें क्या गलत लगा? उनका तर्क बहुत गहरा और मानवीय था। उनका मानना था कि अनाथालयों में बच्चों को वो प्यार और अपनापन कभी नहीं मिलेगा जो एक परिवार में मिलता है, और विधवाओं को आश्रम में अकेलेपन और समाज के तानों का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या विकल्प सुझाया? उन्होंने एक पालक परिवार का मॉडल तैयार किया, यानी समुदाय के भीतर ही ऐसी विधवाएं जिनके कोई बच्चे नहीं थे या जिनके बच्चे इस तूफान में गुजर गए थे, वो अनाथ बच्चों को गोद लेंगी। अच्छा। और जो निसंतान पुरुष थे वो भी इसमें शामिल हुए। इस तरह बच्चों को माँ बाप का साया मिला और बेसहारा औरतों आदमियों को जीने का एक नया मकसद। ये एक ही समाधान से दो समस्याओं को हल करने जैसा था। ये तो अद्भुत है। उसने सिर्फ लोगों की जान नहीं बचाई, तो उसने टूटे हुए परिवारों को फिर से बनाया, समुदाय को भीतर से ही ठीक किया। और भी बहुत कुछ किया। उसने महिलाओं को एक एनजीओ के काम के बदले भोजन कार्यक्रम से जोड़ा ताकि वो आत्मनिर्भर महसूस करें। बच्चों को सदमे से बाहर निकालने के लिए उनके लिए क्रिकेट मैच आयोजित करवाए। मतलब वो लगातार सोच रहा था कि लोगों को सिर्फ खाना नहीं बल्कि जीने की वजह कैसे दी जाए। सही। एक 19 साल का लड़का जिसने अपना घर खो दिया, जिसे लगा उसका परिवार मर चुका है, वो इतनी बड़ी तबाही के बीच इतना कुछ कर गया। अब 25 साल आगे आते हैं। जाहिर है इस आपदा ने उड़ीसा को हमेशा के लिए बदल दिया होगा। व्यवस्था के स्तर पर क्या बड़े बदलाव हुए? यह आपदा उड़ीसा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हाँ। एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल। इसके तुरंत बाद ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA की स्थापना हुई। ये उस समय देश में अपनी तरह की पहली एजेंसी थी। और यहीं से मिशन जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य आया, जिसके बारे में हम आज भी सुनते हैं। बिल्कुल। राज्य ने ये लक्ष्य तय किया कि भविष्य में किसी भी आपदा में एक भी जान नहीं जानी चाहिए, और पिछले 2.5 दशकों में ओडिशा ने इस दिशा में कमाल का काम किया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, हजारों की संख्या में बनाए गए साइक्लोन शेल्टर और लोगों को समय पर सुरक्षित निकालने की एक बेहतरीन प्रणाली आज उड़ीसा को पूरी दुनिया में आपदा प्रबंधन का एक मॉडल माना जाता है। तो ये तो हुई सिस्टम की सफलता की कहानी, एक ऐसी प्रणाली जो हजारों लाखों जानें बचा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने 1999 की वो तबाही झेली थी, उनकी जिंदगी 25 साल बाद कैसी है? और यहीं पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही परेशान करने वाला विरोधाभास दिखाता है। चलिए राधा रानी मंडल के पास वापस चलते हैं, जिन्होंने अपने परिवार के 27 लोगों को खो दिया था। आज वो एक आशा कार्यकर्ता हैं, अपने समुदाय की सेवा कर रही हैं। लेकिन चक्रवात के बाद सरकार से जो घर उन्हें मिला था वो आज पूरी तरह जर्जर हो चुका है। तो उन्हें नया घर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सरकारी कागजों पर वो पहले से ही एक लाभार्थी हैं। सिस्टम उन्हें दोबारा घर नहीं दे सकता, तो वो उसी टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हैं। एक और कहानी बिंदु बाला गिरी की है, जिन्होंने अपने 3 बेटों को खो दिया था। उन्हें जो पक्का घर मिला उसकी छत हर बारिश में टपकती है। वो और उनके पति महज 1000 रुपए की मासिक पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सहा वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और उन साइक्लोन शेल्टर्स का क्या, जो बनाए गए थे? उनमें से भी कई की हालत बहुत खराब है। सोर्स बताते हैं कि कई शेल्टर्स में दरारें पड़ चुकी हैं, दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई हैं और पानी सफाई की कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। उन्हें बस बनाकर छोड़ दिया गया, मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया। सही कहा। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है बुनियादी ढांचे की कमी। दाहीबार जैसा गांव जो लगभग नक्शे से मिट गया था, उसे आज 25 साल बाद भी मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक पक्की सड़क या पुल तक नहीं है। ये अविश्वसनीय लगता है पर सच है। हाँ बिल्कुल। लोगों को आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से जटाधारी नदी पार करनी पड़ती है। 5 साल पहले वहां एक पुल बनाने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ये एक अजीब सी तस्वीर उभरती है। एक तरफ ओडिशा है जो आपदा की चेतावनी देने और लोगों को बचाने में वर्ल्ड क्लास है, और दूसरी तरफ उसी ओडिशा में वो लोग हैं जो 25 साल पहले की आपदा के घावों के साथ आज भी एक बेहतर जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। मतलब दीर्घकालिक पुनर्वास का काम अधूरा रह गया है। ये इस बात को उजागर करता है कि आपदा प्रबंधन सिर्फ आपदा के कुछ घंटों या दिनों तक सीमित नहीं है। इसका असली काम तो तबाही के बाद शुरू होता है, लोगों की जिंदगी को सम्मान और सुरक्षा के साथ वापस पटरी पर लाना। और शायद इसी मोर्चे पर सिस्टम कहीं ना कहीं चूक गया। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने 1999 के सुपर साइक्लोन का वो भयानक मंजर देखा, प्रशांत जैसे नौजवान का वो अविश्वसनीय जज्बा और नेतृत्व देखा, और 25 साल बाद की एक मिलीजुली थोड़ी विरोधाभासी तस्वीर देखी, जहां एक तरफ एक शानदार आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली है
और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर जारी संघर्ष। हाँ, ये कहानियां हमें इंसान के जज्बे की ताकत दिखाती हैं, चाहे वो राधा रानी हो जिन्होंने सब कुछ खोकर भी समुदाय की सेवा को अपना मकसद बनाया, या वो प्रशांत हो जिसने संकट में साबित कर दिया कि लीडरशिप उम्र की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। ये सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है, ये जिंदगी को एक नया मतलब देने और समुदाय की भावना को फिर से बनाने की कहानी है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोर्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि प्रशांत उस समय सिर्फ 19 साल का था। आज जब जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी आपदाएं और भी बड़ी और लगातार हो रही हैं, तो एक समुदाय के लिए असल में लचीला यानी रेजिलिएंट होने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सरकार की बनाई प्रणालियों, चेतावनियों और शेल्टर्स पर निर्भर रहना है, या फिर इसका मतलब उस तरह के स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना भी है जो हमने प्रशांत की कहानी में देखा, ताकि जब कोई आपदा आए तो समुदाय बाहर से मदद का इंतजार करने के बजाय भीतर से खुद को बचाने और फिर से खड़ा करने की ताकत रखें।